एल नीनो और ला नीना फिनोमिना पर हम लोग बात करेंगे। एल नीनो क्या है, ला नीना घटना क्या है, फिनोमिना का मतलब होता है घटना। एल नीनो, ला नीनो, फिनोमिना, तो इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं एल नीनो। एल नीनो क्या है? तो एल नीनो को अगर आप देखें तो वो एक महासागरीय जलधारा है, ओशनिक सी करंट है। एक चीज हम लोग को क्लियर हो रहा है। और थोड़ा सा आते हैं किस प्रकार का ओशनिक सी करंट है, तो वह काउंटर सी करंट है। काउंटर इक्वेटोरियल सी करंट है, यानी इक्वेटर के पास भी चलता है। इक्वेटर का मतलब है 0 डिग्री के पास चलता है। काउंटर है, काउंटर का मतलब है कि विपरीत वाला है। विपरीत विश्वत रेखीय प्रशांत महासागरीय धारा है। काउंटर इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन करंट है। और कहाँ उत्पन्न होता है तो आप मैप में देख लीजिए। ये वाला, ये 0 डिग्री वाला लाइन हो गया। यहाँ भी इतने दूर को हम लोग क्या कहते हैं, पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन को आप देख लीजिए, उत्तरी प्रशांत महासागर नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन, साउदर्न पैसिफिक ओशन। यहाँ भी नॉर्दर्न है, इधर साउदर्न हो गए। तो ये आप एरिया देख लीजिए। यहाँ पर 0 डिग्री के पास इक्वेटोरियल सी करंट प्रवाहित होता है। किधर से किधर प्रवाहित होता है? ईस्ट से वेस्ट की तरफ, नॉर्मल। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटोरियल सी करंट। क्योंकि इक्वेटोरियल सी करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, तो वेस्ट में भी पानी इकट्ठा हो जाएगा, जिससे क्या होगा, एक आपको काउंटर उसका उत्पन्न हो जाएगा। काउंटर सी करंट आप देखेंगे 0 डिग्री के आसपास से ही, यानी लगभग 1 डिग्री 2 डिग्री के आसपास, 3 डिग्री के आसपास काउंटर सी करंट आपका शुरू हो जाएगी इक्वेटर के पास। और वो आप देखेंगे जो काउंटर सी करंट आपका उत्पन्न हुआ है यहाँ से, उसका डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट से ईस्ट हो जाएगा। अभी तो ईस्ट से वेस्ट बह रहा था, अभी काउंटर है तो वेस्ट से ईस्ट हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। नॉर्मल वाला इक्वेटोरियल जो जितने भी आप, चाहे इंडियन ओशन का आप देख लो, चाहे आप अटलांटिक ओशन का आप देखिए, सब में आप देखेंगे नॉर्मल जो होता है इक्वेटोरियल सी करंट, वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहता है। और तीनों महासागर में, तीनों ओशन में जो उसका काउंटर होता है वो वेस्ट से ईस्ट पर बहता है, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में जो एक सी करंट बह रहा है, उसका एंटी, वो क्या होता है, जब सन साउथवर्ड होता है, यानी सन का दक्षिणायन जब हो जाता है, तो ये इक्वेटोरियल काउंटर इक्वेटोरियल सी करंट वो क्या होता है, पेरू के पास ऐसे निकलेगा, यहाँ से ऐसे वो साउथ में आ जाता है। और कहाँ तक जाता है, इसका एक्सटेंशन आप जरा सा देख लीजिए। 3 डिग्री से लेकर 36 डिग्री, 3 डिग्री से लेकर 3 डिग्री साउथ से लेकर 36 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक ये एक्सपैंड होता है। यानी ये हम लोग को समझ में आ गया कि एल नीनो जो है एक काउंटर इक्वेटोरियल सी करंट है जो पैसिफिक ओशन में होता है। और यह 3 डिग्री से लेकर 36 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक प्रवाहित होता है। डायरेक्शन आप देख रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, ये डायरेक्शन है एल नीनो का। यही एल नीनो है। एल नीनो एक ओशनिक करंट है, सागरीय धारा है, जो पेरू के कोस्टल एरिया से, ये जो पेरू का कंट्री देख रहे हैं, यहाँ लिखा राजधानी भी लिखा है, पेरू कंट्री की जो आप देख रहे हैं, यहाँ से वो 180 किलोमीटर दूर होता है। ऐसा नहीं बिल्कुल तट के आके बगल में, 180 किलोमीटर दूर है, फिर भी उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे, बहुत इम्पैक्ट है। क्या होता है इसके आ जाने से? इसके आने से आप देखेंगे मौसम प्रभावित हो जाएगा। इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। अभी हम लोग को ये पता चल गया कि एल नीनो आ कैसे गया, ये क्लियर हो गया। अब आपका कॉन्सेप्ट हमको दिखाना है यहाँ पर, पेरू के पास क्या होती है। जो पेरू के कोस्टल एरिया पर आप आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पर बताते हैं। यही यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग स्टॉप कर देंगे। अब आएंगे पेरू के तटीय भाग का जेमरफोलॉजी का चर्चा करेंगे। द जेमरफोलॉजी ऑफ द पेरू कोस्टल रीजन्स, इस पर हम लोग बात करेंगे। पेरू के वेस्टर्न पार्ट में, पेरू देश के वेस्टर्न पार्ट में, कोस्टल एरिया में
आप देखेंगे कि समुद्र के नीचे से ठंडा जल ऊपर आ रहा है। क्यों ऊपर आएगा, इस पर भी हम लोग थोड़ा ध्यान दें। क्योंकि आप देखते हैं इस एरिया में ट्रेड विंड्स बहता है, व्यापारिक पौने चलती है। आप देख रहे हैं कहाँ से है, 30 डिग्री से ऊपर की ही बात कर रहा है। गर्मी ये एल नीनो कब आता है, जब साउदर्न हेमिस्फीयर में सूर्य चमकेगा। यानी आप देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत जो पेरू की तरफ होगा वो हम लोग की तरफ जब विंटर रहेगा तब होगा। यानी उधर उस समय साउदर्न हेमिस्फीयर में समर पड़ रहा, समर है, और समर में वो जो एयर प्रेशर बेल्ट होगा, हाई एयर प्रेशर बेल्ट, वो कहाँ तक खिसक जाएगा, वो आपका खिसका रहेगा 35 से 40 पर। यानी 35 डिग्री से ऊपर में आपका क्या बहता है, 0 डिग्री की तरफ ट्रेड विंड्स बहता है। ट्रेड विंड्स क्या करता है कि पेरू वाले एरिया से गर्म जल को कैरी कर लिया हवा के थ्रू। हवा के चूंकि देखिए ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा जा रहा है, तो वो क्या किया, पेरू के भाग से गर्म वाला सागरीय जलधारा को सरका दिया, शिफ्ट कर दिया और भेज दिया कहाँ, इस साइड में भेज दिया, ताहिती के पास। ताहिती ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड में पड़ता, 18 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और 150 डिग्री देशांतर पर है। 150 डिग्री ईस्ट देशांतर, 150 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। तो ये आप देख रहे हैं ताहिती के पास तक वो भेज दिया, जिससे ताहिती वाला एरिया में लो प्रेशर हो जाता है। क्योंकि वहाँ गर्म जल पहुँच गया, तो गर्म पहुँच गया तो क्या मतलब क्या हुआ, वहाँ से भाप बनेगा, हवा, वहाँ का जितना भी हवा है वो गर्म होकर ऊपर चला जाएगा, गर्म होकर ऊपर चला जाएगा। तो इस एरिया में ऑस्ट्रेलिया का ये ताहिती वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं क्योंकि हवा यहाँ से सतह का हवा को कैरी कर लिया, दूर भेज दिया, उसको वेस्ट की तरफ भेज दिया, जिससे समुद्र के नीचे से ठंडा जल आकर वहाँ पर पहुँच गया पेरू के कोस्टल एरिया में। यही कारण है कि पेरू के कोस्टल एरिया में एक ठंडी जलधारा उत्पन्न हो गई। पेरू के तट के पास क्यों ठंडी जलधारा उत्पन्न होती है, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। अब देखिए पेरू के पास जो ठंडी जलधारा आ गई, इससे क्या होगा, पेरू के कोस्टल एरियाज में भाप बन के ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ ठंडा है, नहीं जाएगा ऊपर। तो इवोपरेशन जब नहीं हो रहा तो कंडेंसेशन भी नहीं है, कंडेंसेशन भी नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, रेन नहीं होगा, रेन नहीं होगा तो क्या होगा, पेरू वाले एरियाज में डेजर्ट हो जाएगा, रेगिस्तान हो जाएगा। पेरू का कोस्टल एरिया डेजर्ट है, बारिश नहीं होगी तो डेजर्ट हो जाएगा। तो ये नॉर्मल सिचुएशंस होता है, ऐसा नॉर्मली यही हर साल होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये आप देख रहे हैं ये एल नीनो यहाँ 36 डिग्री तक, 36 डिग्री तक आ जाता है। इसके बाद ये क्या करता है, दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जो जलधारा है, जो साउदर्न में बहता है पूरे इस एरिया में, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा से मिलकर एल नीनो इंडियन ओशन में पहुंच जाता है, इस एरिया में पहुंच जाता है, इंडियन ओशन में पहुंच जाता है। और इंडियन ओशन में जब एल नीनो पहुंच जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधाराओं के साथ मिलकर, तो इंडियन ओशन में क्या कर देता है, हाई प्रेशर को, हम लोग का जब समर सीजन स्टार्टिंग होने लगता है, हाई प्रेशर को लो प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है। और जब इंडियन ओशन पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो इंडियन ओशन से इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरफ एयर नहीं बहती, और जब नहीं बहेगी तो मॉइस्चर नहीं आ रहा है, और मॉइस्चर नहीं आ रहा है, एयर में मॉइस्चर नहीं है तो ड्रॉट पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इसीलिए एल नीनो जब आता है तो आप देखेंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ड्रॉट पड़ जाता है, इंडोनेशिया के जंगल में तो आग लग जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे जंगल में आग लग जाता है, एल नीनो की इम्पैक्ट के चलते रेन नहीं होती। ये एल नीनो अगर दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा से मिलकर इंडियन ओशन में पहुंच गया तो भारतीय मॉनसून को, वो इंडियन मॉनसून को, समर मॉनसून को वीक कर देता है। हालांकि जरूरी नहीं है कि एल नीनो आ गया तो वीक ही हो जाएगा, उसके साथ हम लोग पढ़े हैं जेट स्ट्रीम, अगर ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम पहुंच गया इंडियन ओशन पर तो उस एल नीनो के पावर को कमजोर कर नॉर्मल बना देगा।
ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट से एयर ऊपर जाती है और 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर उतरती है। अगर एल नीनो आया और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम अगर पावरफुल है उस साल, तो हो सकता है एल नीनो आने के बावजूद भी मानसून को नॉर्मल कर देगा, सामान्य ही बना देगा। ज़्यादा तो नहीं कर देगा लेकिन नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकता है ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, उसके प्रभाव को कम कर दिया। ये नेचुरल है, सब नेचुरल फैक्टर है, इसमें मान का क्या बोलो, कुछ नहीं, नेचर का ही है। तो आप देख रहे हैं ये नीनो से भारतीय मानसून, इंडोनेशिया का मानसून, ऑस्ट्रेलिया का मानसून और भी बहुत सारे देश का प्रभावित होता है। जरूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ लहर जाएगा वो वही कोस्टल एरियाज का प्रभावित होता है, जबकि इसका इफेक्ट एल नीनो का आप देखेंगे ग्लोबल है। यूएसए का ईस्टर्न पार्ट में भी आप देखेंगे ड्रॉट होगा, सूखा पड़ जाएगा। यूएसए का ईस्टर्न पार्ट में भी मानसून लीड्स आती है, वहाँ प्रभावित कर देगा। ऑस्ट्रेलिया का नॉर्दर्न पार्ट में भी मानसून आती है, ऐसा नहीं है कि मानसून केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है, मानसून आती है वहाँ भी। मानसून का भी थोड़ा सा और बताएंगे तो आपको पूरा मानसून क्लियर हो जाएगा कि मानसून होता क्या, तब हम आपको लग जाएगा यूएसए में भी मानसून आता है, ऑस्ट्रेलिया में भी मानसून आता है। तो आपको एल नीनो का तो चल गया, पता चल गया। अब थोड़ा सा हम लोग एबनॉर्मल वाला कंडीशन में चलते हैं। अब थोड़ा सा और थोड़ा क्लियर करें, नॉर्मल नहीं थोड़ा सा भी और क्लियर करें। देखिए पेरू जो एरिया है वो 12 डिग्री साउथ अक्षांश, 130 डिग्री वेस्ट अक्षांश पर, 130 डिग्री वेस्ट देशांतर पर स्थित है। ये लॉन्गिट्यूड्स 130 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड है और 12 डिग्री साउथ अक्षांश पर है। यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पर एल नीनो आने से यहाँ पर आप देखेंगे ठंडा जलधारा रहने से क्या होता है, हाई प्रेशर रहता है। आप जान गए नॉर्मल कंडीशन में तो यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर होता है। पेरू के पास ठंडी जलधारा है, समुद्र के नीचे से जलधारा ठंडी ठंडी आ रहा है, हाई प्रेशर क्रिएट किए। अब थोड़ा सा ताहिती को लेते हैं, 18 डिग्री साउथ अक्षांश पर आ जाइए, 150 डिग्री देशांतर पर आ जाइए इस एरिया से। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ से हवा को ट्रेड विंड्स ऑस्ट्रेलिया की तरफ कर दिया, यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ लो प्रेशर हो जाएगा। लो प्रेशर हो जाएगा तो आपका एयर कहाँ जाएगा, आप जाएगा ग्राउंड से आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा रहा है हवा, सरफेस, ओशनिक सरफेस से। ओशनिक सरफेस पर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है गर्मी से, और यहाँ से ऊपर हवा जा रहा है। और ऊपरी भाग से हवा कहाँ जाएगा, इस साइड में देखेंगे, ऊपरी भाग से हवा कहाँ आएगा, यहाँ उतर जाएगा। एक प्रकार से ये आपका सेल बना लिया। इसको हम लोग वाकर सर्कुलेशन भी कहते हैं। जीटी वाकर के सम्मान में 1923 में जीटी वाकर ने इस सर्कुलेशन को बताया कि पेरू के पास से ताहिती की तरफ हवा चलती है, ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ये हवा देख रहे हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ हवा जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वाकर सर्कुलेशन कहते हैं। जीटी वाकर ने 1923 में 1923 ईस्वी में इसको दिया था। तो ये क्लियर, हम लोग को वाकर सर्कुलेशन भी पता चल गया। अब थोड़ा सा एंटी वाले में चलते हैं। एक प्रकार से ये सेल बना लिया। आप देख रहे हैं यहाँ हाई प्रेशर है, ऑस्ट्रेलिया के ताहिती के पास लो प्रेशर है। ऊपर में जहाँ लो प्रेशर रहता है वहाँ ऊपरी वायुमंडल में क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। और इसके ऊपरी वायुमंडल में क्या है, लो प्रेशर है, क्योंकि हवा तो ऊपर कोई नहीं है। यहाँ लो प्रेशर है, इधर आता है, यहाँ आते आते ठंडा होकर फिर पेरू के पास उतर गया। एक प्रकार से सेल बना लिया। पेरू और ताहिती के बीच में पूरा आप देखेंगे सरफेस से लेकर अपर एटमॉस्फेयर का एक सेल बना लिया। और ये वाकर सर्कुलेशन सेल भी इसको कह सकते हैं, वाकर सर्कुलेशन सेल। अब जरा सा देखिए एबनॉर्मल वाले में हम लोग चलते हैं। एबनॉर्मल में हम लोग, और ये जो वाकर सर्कुलेशन बना, यहाँ पर एक वाकर सर्कुलेशन अभी जो बना,
वाकर सर्कुलेशन यहाँ देखेंगे, लो प्रेशर से हवा यहाँ ऊपर उठी, ऊपर उठेगी तो ऐसा नहीं कि सारी हवा जेट के रूप में ट्रांसफर हो जाएगी, कुछ हवा क्या होगी, कंडेंसेशन होकर बारिश भी करेगी। ऑस्ट्रेलिया में बारिश होगी, इंडोनेशिया के क्षेत्र में बारिश होगी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बारिश होती है। वाकर सर्कुलेशन को ही लानिना फिनोमिना कहते हैं, याद रखिएगा। लानिना फिनोमिना क्या है, वाकर सर्कुलेशन फिनोमिना को ही लानिना फिनोमिना कहते हैं। लानिना फिनोमिना से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन जितने भी आप देख रहे हैं, इंडोनेशिया वगैरह या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में बहुत अच्छा बारिश होता है। ये एलिनो इफेक्ट को जस्ट अपोजिट में बदल देता है, हेवी रेनफॉल लाएगा इस एरिया से। वाकर सर्कुलेशन को ही लानिना फिनोमिना कहते हैं। अगर इसका मतलब है कि वाकर सर्कुलेशन आपको तैयार हो गया, समझ गए, तो आपका लानिना फिनोमिना भी तैयार हो गया। लानिना फिनोमिना वाकर सर्कुलेशन को ही कहते हैं। जो एलिनो का छोटी बहन इसको माना जाता है, छोटी बहन है उसकी, लिटिल सिस्टर है। लानिना को लिटिल सिस्टर कहते हैं एलिनो। एलिनो का नाम देखेंगे क्राइस्ट चाइल्ड है, यीशु बच्चा, यीशु का बच्चा उसको कहते हैं। तो आप देखेंगे कि एलिनो इफेक्टिव होता है क्राइस्ट के जन्म के समय में। क्राइस्ट का जन्म आप जानते हैं 25 दिसंबर को होता है। 25 दिसंबर तक एलिनो अपने फुल फेज में आ जाता है, पूरा ओरिजिनेट हो जाता है, इसीलिए वो क्राइस्ट का बच्चा है। और ये क्राइस्ट की ये एलिनो की बहन है लानिना, छोटी बहन है। लानिना आ जाने से इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अच्छा रेन आता है, हेवी रेनफॉल हो जाएगा, नॉर्मल रेनफॉल हो जाएगा, खूब बारिश होगी। और एलिनो जब आ जाता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जब आप देखेंगे इंडियन ओशन पर एलिनो अगर पहुंच जाता है दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जलधारा से मिक्सअप होकर, तो वो भारत में ड्रॉट ला देता है। एलिनो इफेक्ट भी समझ में आ रहा है, लानिनो भी आ रहा है। अब हम लोग का मूल फोकस है इंसो को समझना। एलिनो साउदर्न ऑक्सीलेशंस, इसको थोड़ा सा हम लोग साउदर्न ऑक्सीलेशन का मतलब ये हो गया दोलन, पृथ्वी दोलन। उसमें आप देखेंगे क्या हो रहा है, थोड़ा सा इसको भी समझ। अब क्या होता है, यहाँ आप देखेंगे एलिनो के आ जाने से क्या हुआ, एलिनो के आ जाने से यहाँ लो प्रेशर बन गया। एलिनो खुद ही गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा से क्या होगा, वाष्पीकरण होने लगेगा। वाष्पीकरण होगा यहाँ से, तो क्या हो गया, यहाँ एयर कम हो गया ओशन सरफेस पर, ओशन सरफेस पर कम हो गया हवा, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपरी वायुमंडल में जाएगी, अपर एटमॉस्फेयर में जाएगी, इसके पेरू के ऊपर। और जो ट्रेड विंड्स हवा को कैरी करती थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो अब कैरी नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ से सीधे उड़ रहा है, ट्रेड विंड्स भी कुछ डिस्टर्ब हो गया। और यहाँ से जो अपर एटमॉस्फेयर से हवा है वो कहाँ, ताहिती के पास जाकर उतरने लगती है। अब ताहिती के पास क्या हो गया, हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और इससे हो गया तो ताहिती के ओशन सरफेस पर हवा किधर चलेगी, पेरू की तरफ चलने लगेगी सरफेस पर, ओशन सरफेस का हम बात कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत की तरफ या ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाती थी, वो अब न जाकर यहाँ पर ही एलिनो का इम्पैक्ट दिख रहा है। अब क्या देख रहे हैं, ओशन सरफेस पर आप क्या देख रहे हैं, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हवा चल रही है, यही साउदर्न ऑक्सीलेशन। वाकर सर्कुलेशन में आपने क्या देखा था कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ पैसिफिक ओशन, ईस्ट से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ हवा वाकर सर्कुलेशन में चल रही थी। यहाँ आपने क्या देखा, साउदर्न ऑक्सीलेशन में आप क्या देख रहे हैं कि वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ ही हवा चलने लगा, यही साउदर्न ऑक्सीलेशन है। चूंकि एलिनो भी आया है और साउदर्न ऑक्सीलेशन उसी से इंड्यूस होकर चलने लगा, यही दोनों मिलकर क्या कहलाता है, इंसो कहलाता है, एलिनो साउदर्न ऑक्सीलेशंस। समझ में आ गया होगा। जो देखिए प्रीलिम्स में, हम थोड़ा सा प्रीलिम्स पर भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट्स का पॉइंट है। मेंस में लिखने में आपको वाकर सर्कुलेशन इफेक्ट बताइए, इंसो का इफेक्ट इंडियन मॉनसून पर बताइए, ये सब आप मेंस में लिख सकते हैं। प्रीलिम्स में
इससे एक्सीडेंटल क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पैक्ट ऑफ द एल नीनो पूछा जाता है, यानी एल नीनो का प्रभाव क्या क्या होता है हर देश में। क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट आता है, ऐसा नहीं है खाली इंडियन सब कॉन्टिनेंट प्रभावित हुआ। जैसे आप देखेंगे कनाडा और अलास्का के, कनाडा और अलास्का, कनाडा ये हो गया, अलास्का ये हो गया, कनाडा और अलास्का के उत्तरी पश्चिमी भाग, ये वाला सेक्शन में उत्तरी पश्चिमी भाग में सामान्य से तापमान वृद्धि हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जिस एरिया में है यहाँ आया है तो इतने को, इसका प्रभाव यहाँ भी है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसका प्रभाव ग्लोबल है, रीजनल रूप में है। ये इसकी पोजीशन देखेंगे तो रीजनल है, लेकिन इसका प्रभाव ग्लोबल है। मैथ्स में भी आप लिख सकते हैं ये एल नीनो जो धारा है इसका प्रभाव ग्लोबल दिखता है, जबकि एरिया इसका रीजनल है। जैसे गेहूं की क्रांति में नहीं होता है कि नॉर्थ इंडिया भले आपको प्रोड्यूस करे, लेकिन इसका फायदा साउथ इंडिया को भी मिलेगा, गेहूं का प्रोडक्शन, ग्रीन रिवोल्यूशन का। यानी भारत में हरित क्रांति प्रादेशिक रूप से आई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट है पूरे ऑल ओवर इंडिया में मिलेगा, होल इंडिया इसका बेनिफिशियर्स। ऐसे ही एल नीनो पर भी है कि रीजनल तो इसका पोजीशन है, लोकेशन, लेकिन इसका इफेक्ट ग्लोबल है। तो कनाडा अलास्का में भी आप देख रहे हैं तापमान बढ़ गया। वहीं यूएसए के पूर्वी भाग में, ये वाला यूएसए के पूर्वी भाग में जाड़े का तापमान में वृद्धि हो गया। ऐसा नहीं कि जाड़ा जिस साल एल नीनो प्रोग्रेसिव है, ज़्यादा है, मजबूत एल नीनो पेरू के तट के पास देख रहे हैं, कमाल अपना किए हुए है, उसका कमाल अभी तुरंत हम डिस्कस करेंगे। उसका इम्पैक्ट आप देखेंगे यूएसए के पूर्वी भाग में जाड़ा कमजोर है, उस साल उतनी जाड़ा भी नहीं पड़ेगी जिस साल एल नीनो ज़्यादा है। ग्लोबल इम्पैक्ट है इसका। पेरू पर थोड़ा सा हम लोग आते हैं। एल नीनो अगर आ गया तो पेरू वाले एरियाज में क्या देखेंगे, जो रेगिस्तान था वो पूरा हरा भरा हो जाएगा, खूब बारिश होगी। एल नीनो ऊपर गया, कंडेंसेशन से बहुत सारे हवा कंडेंस करके बारिश करेगा, और बारिश करेगा तो पेरू का जहाँ डेजर्ट था वहाँ पर पूरी हरियाली आ जाएगी। बारिश वाली हरियाली डिफरेंट है, रेन होगा तो आपका मरुस्थल में भी फूल खिल जाता है। तो ये आपका इम्पैक्ट देख रहे हैं। और लोग कोकोनट का खेती करने लगते हैं, प्लांटेशन, बनाना का प्लांटेशन करने लगते हैं, खेती करने लगते हैं, तो बहुत अच्छी बात लग रहा है। लेकिन इसका जो डिजास्टर होता है, आपदा जो है, वो ओसेनिक एरिया में होता है। मछलियाँ वहाँ का जो पेरू के कोस्टल एरिया में ठंडे जलधारा आने से जो मछलियाँ उसमें पलती थी, प्लैंकटन घास उसमें जो मिलता था, उस ठंडे पानी नीचे से जो ठंडी पानी आ रही है उसमें बहुत सारे मिनरल्स आते थे, जिससे प्लैंकटन ग्रास वगैरह वहाँ ज़्यादा ग्रो करता था और मछलियाँ उस पर खाना बनाती थी, खाना खाती थी उसको प्लैंकटन घास के रूप में, और वहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा ब्रीड करती थी। अब ये एल नीनो के पहुँच जाने से उसका ब्रीडिंग खत्म हो गया, मछलियाँ मर भी जाती हैं बहुत सारे। यानी बायोलॉजिकल वहाँ पर देखेंगे नेचुरल बायोलॉजिकल डिजास्टर हो जाता है, प्राकृतिक कारणों के द्वारा वहाँ पर आप देखेंगे बायोलॉजिकल डिजास्टर हो गया पेरू के कोस्टल एरिया में, मछलियाँ मर गई। इसीलिए जो पेरू का निवासी होता है, इनहैबिटेंट्स ऑफ पेरू को आप देखेंगे, वो बोलता है ये गॉड गिव अस रे, हमको बारिश दो, कीप अवे द एल नीनो, एल नीनो को दूर भगाओ, हमको बारिश चाहिए लेकिन एल नीनो नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो नेचुरल डिजास्टर जो उसका वास्तव में इकोनॉमिक मछली बेस्ड होता है, कोस्टल एरिया का हमेशा देखेंगे इकोनॉमिक मछली बेस्ड होता है। तमिलनाडु में आप अपने स्टेट में देख लीजिए, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश के लोगों का, बहुत लोगों का बिजनेस आप क्या देखेंगे, तो आप देखेंगे कि उनका बिजनेस उसी बेस्ड का है, मछली बेस्ड का है। तो ये हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आइए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। वहाँ पर जो मछलियाँ का हम लोग बात कर ही लिए कि वहाँ मछलियाँ वगैरह डिजास्टर में पहुँच जाती है, लीनो का हम लोग बात कर लिए, पेरू का बात कर लिया। अब नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया को जैसा ले लीजिए, इंडोनेशिया, भारत, ये इन सबों का मानसून कमजोर हो जाता है। तो ये तो रीजनल इम्पैक्ट ही है। लीनो अगर आपका पहुँच गया इंडियन ओशन में तो आपको इफेक्टिव होना ही। इसीलिए बहुत जगह किताबों में आप पढ़ेंगे
तो ये भी दिख रहा है कि जब डार्विन को पार कर जाते हैं, यहाँ डार्विन है, डार्विन को पार कर इंडोनेशिया में पहुंच जाता है तो सॉरी इंडियन ओशन में पहुंच जाता है, तो एल नीनो का इफेक्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर आ ही जाता है। तो ये भी कॉन्सेप्ट डार्विन भी कई बार आ जाता है, फिलिप्स में भी आ सकता है कि जब डार्विन को पार कर जाता है तो इंडियन ओशन आपका हाई प्रेशर लो प्रेशर में क्रिएट हो जाएगा। तो ये भी आप देख रहे हैं। इससे और जरा देखिए, कोरल जो समुद्री जीव है, कोरल ब्लीचिंग भी होता है। एल नीनो के पहुंच जाने से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर ओशन का बढ़ जाता है, और बढ़ जाने से कोरल जीव एक नियत टेम्परेचर पर जीता है। उसको हाई टेम्परेचर भी मिल जाएगा तो वो मर जाएगा। मरने का मतलब है कि उसका रंग उड़ जाएगा, और कोरल का जैसे ही रंग उड़ जाएगा उसका खाना नहीं बनेगा, मर जाएगा। कोरल ब्लीचिंग भी होता है। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे यूएसए में इंसेफेलाइटिस रोग भी हो जाता है। तो रोग भी ये आपको इस तरह का रोग के लिए भी जिम्मेदार है। मैक्सिको, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सबों में सूखे आ जाते हैं। तो देख रहे हैं ग्लोबल इम्पैक्ट है। इसी प्रकार से आप देख लीजिए, प्रशांत महासागर के जल के सामान्य ताप में 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी